So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 9. Actually, we are discussing about the conduct of the audit, जिसमें हमने पहले ऑडिट को इनिशिएट कैसे किया जाता है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, उस पर बात की। और फिर ऑडिट की फिजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है कि आइदर दिस ऑडिट विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। फिर ऑडिट प्लान, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडिट का, ऑडिट प्लान जो प्लानिंग होती है, ये बड़ी मतलब केयरफुली करनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट आपको मसाइल ना फेस करने पड़े। तो ऑडिट की प्लानिंग के पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने उन उन उस प्लानिंग के अंदर जो हमने चीज़ें डिटरमिन की थी कि हमने असाइन करनी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट टीम को, वो फिर एक्चुअली आप करेंगे। द ऑडिट टीम लीडर इन कंसल्टेशन विद द ऑडिट टीम शुड असाइन टू ईच टीम मेंबर responsibilities for auditing specific processes, activities, functions, or locations, and as appropriate authority for decision making. Such assignments should take into account the impartiality and objectivity and competence of the auditors and the effective use of the resources, as well as different roles and responsibilities of the auditors, auditor in training and technical experts. अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जब आप ऑडिट टीम एक लेकर जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कोई मतलब है कि जो क्या कहते हैं कि वो आते हैं ये लोग जो न्यू ट्रेनी होते हैं, मतलब आप कंपनी में ज्वाइन किए होते हैं, सीखने के लिए साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर आपके साथ अटैच हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड होंगी। इसके अलावा आपके कोई साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस हिसाब से, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से होंगी। अच्छा, अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये ब्रॉड लेवल पे किया जाता है। मतलब आपका समझिए कि लीड ऑडिटिंग हो रही है ये, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस जो कि इंटरनल ऑडिटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको इंटरनल ऑडिट के दौरान में नहीं किया जाता। मसलन आपका मतलब चूंकि आप इन हाउस होते हैं तो आपको अपने ऑडिटी के साथ ओपनिंग मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें सिर्फ आप अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, और फिर ऑन ग्राउंड जो कंडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ है, वो फिजिकल जो चेकिंग है, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की इंस्पेक्शंस हैं ना, इतनी बड़ी टीम होती है उसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने फ़र्क समझ के रखना है, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये एक लीड ऑडिटर के तौर पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आपका रोल ब्रॉड है, इसमें मतलब इंटरनल ऑडिटिंग तो कवर होती ही होती है, लेकिन ये जो ओवरऑल ऑडिट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप को मतलब है कि इंटरनल ऑडिटिंग तो बिल्कुल आसान लगे जब आप ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। Audit team meetings should be held as appropriate by the audit team leader in order to allocate work assignments. ऑडिट टीम, जो आपकी ऑडिट टीम होती है, ये उसकी मीटिंग की बात हो रही है। ये ऑडिटी के साथ अभी मीटिंग नहीं हुई, उसको ओपनिंग मीटिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये आप अपनी टीम के साथ जो कंसल्टेशन कर रहे हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किसने जो है ना कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, किसने इंस्पेक्शन करनी है, किसने फिजिकल विजिट कौन से डिपार्टमेंट का करना है, किसने जो है वो कोई चेक लिस्ट होंगी जो आपने वेरीफाई करनी होंगी। तो वो सारी असाइनमेंट्स आप अपनी टीम को वहाँ पे एलोकेट करते हैं। उसके बाद है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट, ठीक है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे ऑडिट के लिए, ठीक है ना, जिसमें आपकी मतलब डिफरेंट किस्म की चेक लिस्टें हैं। द ऑडिट टीम मेंबर्स शुड कलेक्ट एंड रिव्यू द इंफॉर्मेशन relevant to their audit assignments and prepare documented information for the audit using any appropriate media. The documented information for the audit can include, but is not limited to, physical or digital checklists, audit sampling details, audio visual information, ठीक है ना। मुमकिन है आपको कहीं पे किसी एम्प्लॉई की वो रिटर्न स्टेटमेंट ना दे, उसको रिकॉर्ड करना पड़ जाए, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक, आजकल तो मोबाइल फोन है, लेकिन जाहिर है जब ये गैजेट्स नहीं थे तो उस वक्त मतलब आपके पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस होनी जो है ना, मतलब जिस चीज़ की आपको जहाँ पे ज़रूरत है ना,
वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं मुकम्मल, ठीक है। मतलब अगर कोई आपने फर्ज करो इंस्पेक्शन करनी है फायर सिलेंडर्स की, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई चेकलिस्ट आपने बनानी है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अगर फिजिकल विजिट आपने करना है, उसके लिए कोई चेकलिस्ट आपने बनानी है, ठीक है ना। तो मतलब ये बात हो रही है एक ब्रॉड लेवल के ऑडिट के ऊपर, ठीक है। इंटरनल जो लेवल का ऑडिट होता है उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं, मतलब वो एक या दो ऑडिटर होते हैं, उनके पास ऑलरेडी चेक लिस्टें उन्होंने बनाई होती हैं और प्रोसेसेस का उनको आइडिया होता है। तो ये फ़र्क होता है एक एक्सटर्नल ऑडिटर में और इंटरनल ऑडिटर में, कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है ना, उसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं उस कंपनी में, ठीक है ना। उसने सारे प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना होता है पहले, कि इस कंपनी में क्या प्रोसेस हो रहे हैं, ये सारे मतलब है कि फिजिकल लेआउट क्या है, किस लोकेशन में है, मतलब ये सारी चीजें। द यूज ऑफ दिस मीडिया शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज विच कैन चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं ऑडियो वीडियो, मतलब कोई कैप्चर करने के लिए इंफॉर्मेशन, तो आपकी अपनी एक्टिविटीज उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जो कि ऑडिट का एक्चुअल स्केड्यूल है जो प्लानिंग के अंदर आपने देखा ना। मेन तो है ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जो आपकी ऑडिट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो आपका ऑडिट क्राइटेरिया, वो जो आपका ऑडिट क्राइटेरिया और आपका ऑडिट स्कोप, ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके मुताबिक आपने चलना है, इसके मुताबिक आपने जो है ना चीज़ें करनी है। और ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये बेसिकली ये सारी आपको ड्यूरिंग ऑडिट फेस करनी पड़ सकती हैं, इसलिए आपको मेंटली इनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गाइड्स एंड ऑब्जर्वर्स, ठीक है। अब जब आपने मतलब अपनी टीम की भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर ली, तो फिर आपके साथ जो गाइड्स हैं या आईडीटी की तरफ से ऑब्जर्वर जो हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ज़िम्मे होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आप उन्होंने आपको सपोर्ट के लिए बंदा दिया है तो वो आपकी जासूसी शुरू कर दे, ठीक है ना। वो आपकी लीकेज करे कि जी फलां ऑडिटर देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने कंपनी को रिपोर्टिंग नहीं करेगा, उसको आपने एज ए गाइड अपने साथ अटैच किया और आपकी मर्जी से वो हुआ है, ठीक है ना। कंपनी ने आपकी मर्जी से उसको अटैच किया है, ताकि आपने कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको ले जाए, कोई मतलब आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रोवाइड कर दे। Guides and observers may accompany the audit team with approvals from the audit team leader, audit client, or our audit team. If required, they should not influence or interfere with the conduct of the audit. If this cannot be assured, the audit team leaders should have the right to deny observers from being present during certain audit activities. ठीक है ना। अब ये भी तो होता है ना, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर होता है, ये गाइड जो होता है, ये ऑडिटिंग की तरफ से मतलब वहाँ पे असाइन किया जाता है। तो ऑडिटिंग मतलब वो जासूसी भी तो कर सकता है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी मैनेजमेंट को दे रहा हो कि जी ऑडिटर अभी ये करने लगे हैं, अभी उन्होंने वो करना है, वो डॉक्यूमेंट चेक करना है, ये करना है, वो करना है। तो उससे मतलब जो ऑडिट टीम लीडर है उसकी इफेक्टिविटी के ऊपर असर आता है। तो इसलिए ये उसका प्रोगेटिव है कि उसको अपने बेनिफिट के लिए वो अगर यूज करना चाहे तो वो उसके कंट्रोल में होता है मुकम्मल, वही उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है। और अगर उसको शक हो कि ये मेरी जासूसी शुरू कर देगा तो वो उसको डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। कंडक्टिंग ओपनिंग मीटिंग, अब जी आप आ जाते हैं हम कंपनी के अंदर, ठीक है ना। मतलब प्लानिंग आपने इनिशिएट कर लिया, उसकी फिजिबिलिटी चेक कर ली, प्लानिंग कर ली मुकम्मल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर ली अपनी टीम को। अब आप आगे अपनी टीम लेके उस कंपनी में उस ऑडिटी के ऑफिस में जहाँ पे आपने ऑडिट करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि उसके साथ एक ओपनिंग मीटिंग करेंगे, ठीक है ना, जिसमें जो आपने प्लानिंग के दौरान में विजिबिलिटी में मतलब बाकी जो चीज़ें आपने की हैं वो उसको एक दफ़ा रिकन्फर्म किया जाएगा, ठीक है ना। द पर्पस ऑफ द ओपनिंग मीटिंग इज टू कंफर्म द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑडिट टीम टू द ऑडिट प्लान, इंट्रोड्यूस द ऑडिट टीम एंड देयर रोल्स, ठीक है। इसमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी होता है फिजिकल, मतलब पहले तो आप मतलब जब तक आप फर्म में नहीं आए होते ऑडिट करने, प्लानिंग वगैरह चल रही होती है, तो आप उनके डिटेल्स भेजते हैं ना, उनके नाम भेजते हैं अपनी टीम के, तो ऑडिटिंग उनको देखता है या मैनेजमेंट टीम देखती है। लेकिन जब आप फिजिकली आ जाते हैं तो आपका फिजिकली तारुफ होता है उनके साथ। इंश्योर दैट ऑल प्लान ऑडिट एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड, एक दफ़ा रिकन्फर्म करते हैं कि जो आपने ऑडिट एक्टिविटीज प्लान की हुई हैं, ठीक है ना, मतलब जो आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है ऑडिट का,
उसके मुताबिक सारी चीज़ें स्मूथली परफॉर्म हो सकें। क्योंकि अगर मतलब ऑडिटी जिसका आपने ऑडिट करना है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपकी ऑडिट के दौरान में, वो आपसे तावन नहीं कर रहा, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप एक आउटसाइडर है ना, उस साइड के ऊपर आए हैं। तो उसका तावन आपको चाहिए होगा, जगह जगह पे चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अगर डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, आपने ज़ाहिर है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू करना है। आपने ये भी उनको कहना है कि जी मुझे रिस्क असेसमेंट, मतलब डिटेल रिस्क असेसमेंट ला के दो, पिछली इतने जित ड्यूरेशन का ऑडिट है उसमें सारी असेसमेंट लाओ, उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या क्या काम किया है, क्या आपने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज की है नहीं की है, आपने इंटरनल एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी डिटर्मिनेशन की है या नहीं की है, आपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क यहाँ पे सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, आपने पॉलिसी, चाहे वो क्वालिटी की कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है, वो रेडी है, मौजूद है, उसको आप रिव्यू करेंगे। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो असाइन हुई हुई हैं। मतलब जितने भी आपने चेक लिस्ट बनाई है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में चेक करने की, वो सारी आपने मतलब है कि परफॉर्म करनी होती हैं। तो अगर वो टीम जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, वो ऑडिटिंग, अगर उसकी टीम ही आपसे कोऑर्डिनेट ना करे या कोऑपरेट ना करें, तो आपके लिए तो ये सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए बिफोर हैंड ये सारी चीज़ें कर ली जाती हैं। अब जब आपने मतलब ओपनिंग मीटिंग कर ली, तो आपने अपना ऑडिट स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ऑडिट आपका शुरू हो गया, फॉर्मली शुरू हो गया। तो जब आपका ऑडिट शुरू होता है तो उसके दौरान में भी तो ज़ाहिर है आपने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने आपको काम पे लगा दिया और वो उधर और आप इधर, मतलब जो मर्जी आप करते रहे, वो जो मर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग दैट आपने बहुत सारी, मतलब कहीं पे आपको शक हो गया है कि ये प्रोसेस प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा, उसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस भी आपको मिल गया, लेकिन आप ये चाहती हैं कि यार एक दफ़ा मैं ऑडिटी के साथ इसको डिस्कस कर लूँ, मे बी उनका उनके पास इसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हो, ठीक है ना। और आपने उसको एक नॉन कंफर्मिटी के तौर पे अपने पास नोट किया है, अभी आपने डायरी पे नोट किया ना, अभी आपने प्रॉपर रिपोर्ट तो नहीं बनाई। क्योंकि जो भी आप वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं ना, उसके आप नोट्स बना रहे होते हैं साथ साथ। अभी प्रॉपर रिपोर्ट आपने नहीं बनाई, अभी आप वो नोट्स ले रहे होते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट्स है, इसका प्रोसीजर हमने चेक किया, ये इसके मुताबिक ये चीज़ मिसिंग है ये नहीं है, ठीक है। उसके रफ नोट्स आप नोट अपनी डायरी के ऊपर नोट करते रहते हैं, फिर वो सारा कंपाइल करके एंड पे आप उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। सो ड्यूरिंग द ऑडिट इट मे बी नेसेसरी टू मेक फॉर्मल अरेंजमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन विद इन द ऑडिट टीम एज वेल एज विद इन द ऑडिट टीम, ठीक है, द ऑडिट क्लाइंट एंड पोटेंशियली विद द एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज, रेगुलेटर्स, especially where statutory and regulatory requirements required mandatory reporting of the non-conformities, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ऑडिट टीम लीडर शुड periodically communicate the progress, any significant findings and any concern to the auditee and audit client as appropriate, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखे ना यहाँ पे कितनी डिटेल मेंशन है, एक्सप्लेन किया गया कि आपको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। आपको अपने रेगुलेटर्स के साथ भी इन कांटेक्ट आना पड़ सकता है, मे बी कोई रेगुलेटरी लॉ उस कंपनी के ऊपर अप्लाई होता हो, लेकिन उन्होंने उसको आइडेंटिफाई ना किया हो, तो फिर क्या होगा, क्लैश हो जाएगा ना दोनों में, ऑडिटर में ऑडिटी में। तो क्या फिर आप उस जो रेगुलेटर है, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, ईमेल करेंगे उसी दौरान में, या फ़ोन पे बात करेंगे कि जी ये वाला रूल जो है इस कंपनी पे कब अप्लाई हुआ था, या इन इन इनके पास अगर वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं की, उसमें वो अब मतलब है कि वो जो ऑडिटी है जिनका आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी लिस्ट में उस लॉ को, रेगुलेशन को नहीं शामिल किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लैकिंग पे है, वो नॉन कंफर्मिटी में चीज़ आती है, ठीक है ना, रेगुलेटर से। या जैसे इमरजेंसी हो गई है, तो इमरजेंसी में अगर खुदा ना खास्ता आपको ऑडिट फिजिबल नहीं रहा, तो उसको आपको स्किप करना पड़ता है, तो जाहिर है आपने ऑडिट क्लाइंट को भी इन्फॉर्म करना है, अपने जो मतलब आपका प्रोग्राम मैनेजर है पीछे जो आपके ऑडिट प्रोग्राम को रन कर रहा है, उसको भी इन्फॉर्म करना है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। Audit information availability and access. The location is where the information needed for the specific audit activity is available to the audit team, ठीक है ना। अब ये जब आप मतलब है कि बैठते हैं, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट आपका होता है, जिस रूम में आपको बिठाया जाता है आपकी टीम को,
वहाँ पे मतलब आपको ज़ाहिर है अपनी सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो आप नोट्स लेते हैं, आप अपनी ज़ाहिर है आप अपना काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपने रिव्यू किए, उनमें से नॉन कन्फर्मिटीज नोट की, ऑब्जर्वेशन नोट की, साथ साथ आप नोट बनाते जाते हैं ना, ताकि एंड पे आप उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में फिर स्टैब्लिश करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करें। तो जहाँ पे आपने वो अपनी सारे नोट्स स्टोर करने हैं, जो भी आपने वर्क एक्टिविटी की है, कोई सैंपल चेक किया है, कोई एविडेंस मिला है आपको, ठीक है ना, अगर वो सेफ नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको किसी ऐसे रूम में उन्होंने बिठा दिया है जहाँ पे लॉक एंड की का सिस्टम नहीं है, ठीक है, आप चले गए हैं, लैपटॉप उधर रह गया, आपके पेपर उधर रह गए हैं, कोई मतलब ब्रीच कर ले, ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा उसकी आपकी जो नोट्स हैं उनको रीड कर ले, तो आपकी तो कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती है ना सारी। तो इसलिए आपने मतलब है कि ये जो जहाँ पे बैठना है उसकी मतलब एक्सेस आपको होनी चाहिए, या वो जो ऑथराइज बंदे हैं सिर्फ वो मतलब उसकी, या कहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप तक ही होनी चाहिए। रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, ठीक है जी। एक तो आप प्लानिंग के दौरान में ऑडिट मतलब डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं ना, मतलब मेन मेन डॉक्यूमेंट ओपन के मंगवा लेते हैं, उसको रिव्यू कर लेते हैं, जिससे आप चेक पॉइंट बना लेते हैं अपनी, एक मतलब है कि एक माइंडसेट आपका थोड़ा डेवलप हो जाता है कि इस कंपनी में किस किस्म, जब आप रिस्क असेसमेंट मंगवाते हैं तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको कि इस कंपनी में किस किस्म के हैजर्ड्स या रिस्क पॉसिबली हो सकते हैं, या इन्वायरमेंट के रिस्क हो सकते हैं अगर आप इन्वायरमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो रिव्यू करना है आपने वो तो ऑन ग्राउंड करना है ना ड्यूरिंग द ऑडिट। The audit is relevant documented information should be reviewed to determine the conformity of the system as far as documented with audit criteria, gather information to support the audit activities, ठीक है ना। उनको अब आपने जब आप कंडक्ट कर रहे होंगे ऑन ग्राउंड, तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से रिव्यू करना है, क्योंकि अब तो आपका एक्चुअल काम शुरू हो गया ना। उससे पहले तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अपनी प्लानिंग कर रहे थे, अब आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो कोई चीज़ उसमें रह नहीं जानी चाहिए। तो ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इंफॉर्मेशन का रिव्यू आप परफॉर्म करते हैं, कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड criteria including information relating to interfaces between functions, activities, and processes should be collected by means of appropriate sampling and should be verified as far as practicable, ठीक है ना। अब मतलब है कि मसलन आप ने कोई मतलब जब आपने अपनी रिपोर्ट बनानी है एंड पे, ठीक है, आपने जो भी फाइंडिंग्स हैं वहाँ पे उसको आपने प्रूफ भी तो करना है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस भी तो आपने कलेक्ट करना है ना। मसलन अगर मिसाल के तौर पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उनकी कॉपीज आप अपने पास रिटेन करेंगे, कलेक्ट करेंगे वो सारी, कोई इंस्पेक्शन वहाँ पे परफॉर्म हुई हुई है उनका रिकॉर्ड, कोई ट्रेनिंग रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है, उसकी कॉपीज रिटेन करेंगे, कॉपीज आप लेंगे, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आप लेंगे कि उनका एचआर से आपने डॉक्यूमेंट मंगवाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहें जी कि आप आपको दे देंगे, उनकी कॉपीज रिटेन करेंगे आप अपने पास, अपने मतलब प्रोसेस के लिए, अपनी मतलब जब आप फाइंडिंग्स निकालेंगे और उसकी कंक्लूजन, तो फिर उसमें आप उनको एक एज ए एविडेंस ये प्रूफ पेश कर सकें कि जी ये प्रोसेस मैंने चेक किया है, उसके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये फॉलो हुआ है, इट इज़ मेट, क्राइटेरिया इज मेट, ये डॉक्यूमेंट है, इसका ये प्रोसीजर है, इसके मुताबिक ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है ऑन ग्राउंड, और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन थ्रू इंटरव्यू या मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट के जरिए हो रहा है, जो कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, इसलिए ये इसका मतलब है कि द क्राइटेरिया इज नॉट मेट। मतलब जब आपने अपनी वर्डिक्ट देनी है एज ए जज वहाँ पे, तो आपके पास भी तो मटेरियल होना चाहिए ना, मतलब आप उसको साबित भी कर सकें कि ये चीज़ कंफर्मिटी है या ये नॉन कंफर्मिटी है। अगर आप उलट कर देंगे, यानी कंफर्मिटी को आप नॉन कंफर्मिटी डिक्लेयर कर देंगे जबकि आपके पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं होगा, तो आपके ऑडिट के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, फिर आपकी जो अहलियत है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है जी। उसके बाद जनरेटिंग ऑडिट फाइंडिंग्स, ठीक है। अब हमने मतलब अब आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने मतलब ऑन ग्राउंड जो है वो ऑडिट कंडक्ट कर लिया, मतलब हमने फिजिकल विजिट्स कर लिए, जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थे उनका रिव्यू भी कर लिया, कलेक्शन कर ली अपने। अब हमने फाइंडिंग जनरेट करनी है उनकी बेसिस पे,
जो हमने काम किया, मिसाल के तौर पे 3 दिन का हमारा ऑडिट था, अब हमने वहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स निकालनी है। Audit evidence should be evaluated against the audit criteria in order to determine audit findings. मतलब ड्यूरिंग ऑडिट जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, कई रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ठीक है ना, तो उसको आपने या क्वालिटी पॉलिसी है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी कंपनी के जो रिक्वायर्ड हैं आपको, उसको आपने डिटर्मिन आपने क्रॉस वेरीफाई करना है अपने क्राइटेरिया के साथ। ऑडिट फाइंडिंग्स कैन इंडिकेट कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी, ठीक है ना, विद ऑडिट क्राइटेरिया। When specified by the audit plan, individual audit findings should include conformity and good practice along with their supporting evidence, opportunities for improvement and any recommendation to the auditee। आपकी findings के अंदर मतलब जो options होते हैं आपके पास, ये एक तो नॉन कंफर्मिटी, एक है कंफर्मिटी, ठीक है, एक है गुड प्रैक्टिस, एक है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, या फिर कोई एनी रिकमेंडेशन जो कि आप ऑडिटी को देना चाहें, मतलब जहाँ मतलब माइनर लेवल की कोई मिस्टेक है कहीं पे, तो आप कमेंट्स के अंदर उसके उसको आप वो भी दे सकते हैं, रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन कंफर्मिटीज एंड देयर सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस शुड बी रिकॉर्डेड। समझ आई आपको कि जितनी भी नॉन कंफर्मिटीज आपने आइडेंटिफाई की हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके पास रिकॉर्डेड होने चाहिए। वो ही आपकी वैलिडिटी को प्रूफ करेंगे कि आपने प्रॉपर ऑडिट परफॉर्म किया है। नॉन कंफर्मिटीज कैन बी ग्रेडेड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and its risk. The grading can be quantitative, for example 0 to 5, and qualitative, for example minor, major. They should be reviewed with the auditee in order to obtain acknowledgement। अब देखिए नॉन कंफर्मिटीज एक बड़ा सीरियस मैटर होता है, ठीक है ना। इस पे आपका ऑडिटी के साथ क्लैश भी हो सकता है। पॉसिबल ये है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन कंफर्मिटी है, ठीक है ना, आपने उसकी रेटिंग भी कर दी, जिस तरह रिस्क की रेटिंग करते हैं, ठीक है ना, कि ये मेजर लेवल की है, माइनर लेवल की है, या उसको आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, जिस तरह रिस्क को 1 2 3 से आप डिनोट कर सकते हैं, इसी तरह नॉन कंफर्मिटी को भी आप उसकी मतलब रैंकिंग या ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि आपने अगर उसकी एक नॉन कंफर्मिटी आइडेंटिफाई की, उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्ट किए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एविडेंस प्रूफ मौजूद है, आपने ऑडिटी को मुतमईन भी करना है। अगर वो इज नॉट मतलब सेटिस्फाइड, तो वो फिर क्या होगा कि मतलब वो आप अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं करवाएंगे अपनी फाइंडिंग्स की, तो वो हो सकता है आपको चैलेंज कर दे। तो अगर वो चैलेंज कर देगा और आपके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट ले आएगा, तो फिर आपकी सारी एफर्ट जो है वो इन वेन चली जाएगी। Every attempt should be made to resolve any diverging opinions concerning the audit evidence or findings. Unresolved issues should be recorded in the audit report। ठीक है जी। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि जो नॉन कंफर्मिटीज है, वो ड्यूरिंग द ऑडिट ही उनका कोई सोल्यूशन निकल आए। मतलब आपकी आपस में ऑडिटी के साथ जो मतलब है कि डिसएग्रीमेंट है अगर किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको रिजॉल्व कर लें आप, ठीक है ना। लेकिन जिस पे वो एक्नॉलेज कर देता है आपका ऑडिटी कि ठीक है जी ये खामी हमारे अंदर मौजूद है, तो एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी होती है। ज़रूरी इसलिए कि वो आपके ऑडिट की प्रोफिशेंसी को वैलिडेट करती है कि ऑडिटी ने एक्सेप्ट किया कि यार ये वाकई हमारे अंदर ये खामी है, हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फिर आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं फाइनली। अच्छा जी, अब आप फाइंडिंग्स आ गई, फाइंडिंग्स के बाद आपने कंक्लूड करना है उस ऑडिट को। कंक्लूजन में फिर आप मेन अपना डिसीजन लिखते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द क्लोजिंग मीटिंग, ठीक है ना। ये कंक्लूजन के अंदर आप अपनी जब कंक्लूजन करने से पहले अपनी फाइंडिंग्स जो है वो आप एक अपने क्लाइंट के साथ और अपने ऑडिटी के साथ एक क्लोजिंग मीटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले करते हैं क्लोजिंग मीटिंग की, जैसे आपने ओपनिंग मीटिंग की ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले। इसी तरह जब आप अपनी फाइंडिंग्स कर लेते हैं, अभी आपने कंक्लूड नहीं किया, अभी आपने सिर्फ फाइंडिंग्स की हैं, उसके बाद आप अपनी फाइंडिंग्स के बाद आप एक डिटेल क्लोजिंग मीटिंग परफॉर्म करेंगे अपने ऑडिटी के साथ। दी ऑडिट टीम शुड confer prior to the closing meeting in order to review the audit findings and any other appropriate information collected during the audit against the audit objective, agree on the audit conclusions, taking into account the uncertainty inherent in the audit process, prepare recommendation if specified by the audit plan, discuss audit follow-up as applicable। ठीक है ना।
अब इस जो क्लोजिंग मीटिंग होगी इसमें आपने डिस्कस क्या करना है, अपने जो भी आपने फाइंडिंग्स निकालनी है उसके ऊपर आपने उस ऑडिटी के साथ डिस्कस करना है। अगर उनके पास कोई क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कोई और वर्जन मौजूद है, मतलब वो आपको मुतमईन कर सकते हैं, तो फिर आप उस फाइंडिंग को अपने कंक्लूजन में मतलब है कि मेजर नॉन कंफर्मिटी हो सकता है ना करें, फिर आप अपने अपने खुद को रिव्यू कर लें, क्योंकि आपने सारा काम करना है प्रोफेशनली। ठीक है ना। अपने उसमें जिस पे हमने शुरू में कहा था कि ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होती हैं, कि वो इंडिपेंडेंट होता है, अनबाइज्ड होता है, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब उसने एक स्पेसिफिक एरिया का ऑडिट करना है तो उसने अपने उस क्राइटेरिया के ऊपर रहना होता है। ठीक है ना। आपने जो भी बात करनी है एविडेंस बेस्ड करनी है, और अगर आपके पास एविडेंस है और और आपके स्कोप के अंदर रहना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई नॉन कंफर्मिटी आपके स्कोप से बाहर है तो आप उसको मतलब नहीं लेके बैठ जाएंगे कि वो जी देखें वो नॉन कंफर्मिटी है, उधर जो है वो फलां डिपार्टमेंट में ये काम नहीं हो रहा तो इसका लिंक है इसके साथ। नो नो, यू यू शुड हैव टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप which you already have defined before the start of the audit। ठीक है ना। उसके बाद content of the audit conclusions। Audit conclusions should address issues such as following: the extent of the conformity with the audit criteria and robustness of the management system, including the effectiveness of the management system in meeting the intended outcomes। कंक्लूजन में फिर आप ये चीज़ डिटेल से मेंशन करते हैं कि किस हद तक आपकी जो कंफर्मिटीज हैं वो आपके क्राइटेरिया के साथ फुलफिल हो रही हैं, और जो मैनेजमेंट सिस्टम है ओवरऑल उसकी रोबस्टनेस कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इम्प्रूव्ड है, कितना बेहतर है जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इंक्लूडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम इन मीटिंग द इंटेंडेड outcomes, the identification of the risks and effectiveness of the action taken by the auditee to address risk। ठीक है ना। आउटकम में आपको ये भी चीज़ नज़र आएगी कि अगर रिस्क असेसमेंट प्रॉपर हुई है, कंट्रोल मेजर्स प्रॉपर लिए हुए हैं यहाँ पे, और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हुई हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रिस्क बेस्ड अप्रोच जो है वो फंक्शनल है, काम कर रही है। द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, अचीवमेंट ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, कवरेज ऑफ द ऑडिट स्कोप एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ऑडिट क्राइटेरिया। ये कंक्लूजन के अंदर जब अपनी कंक्लूजन रिमार्क्स लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें आप मेंशन करते हैं। सिमिलर फाइंडिंग्स मेड इन डिफरेंट एरियाज दैट वर ऑडिटेड are from the joint or previous audit for the purpose of the identifying trends। If specified by the audit plan, audit conclusion can lead to recommendation for improvement or further auditing activities। ठीक है जी। तो जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन में चार पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनके मुताबिक आपने स्टेटमेंट अपनी लिखनी है, और फिर ओवरऑल कंक्लूड करना है अपने उस ऑडिट को, कि जो आप की फाइंडिंग्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर, और जो आपकी क्लोजिंग मीटिंग हुई है ऑडिटिंग के साथ उसमें जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या एक्चुअल कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है ना। कि ओवरऑल जो आपका सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आपने ऑडिट किया है, ये कितना इफेक्टिव है, क्या ये इसकी इफेक्टिवनेस लो लेवल पे है, क्या मीडियम लेवल पे है, या हाई लेवल पे है, या इसमें कोई मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई रिकमेंडेशंस आप उसमें देने की ज़रूरत है। ठीक है ना। या मतलब है कि आप रिकमेंड कर सकते हैं उसमें कि जी, और जो ये मतलब ऑडिटी है इसको चाहिए कि ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ये एक्टिविटी परफॉर्म करे। ठीक है जी। अब ये मतलब पहले तो क्लोजिंग मीटिंग की प्रिपरेशन हो गई। फिर अगर आप क्लोजिंग मीटिंग में को कंडक्ट करते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप मतलब है कि डिस्कस कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट द फॉलोइंग शुड बी एक्सप्लेन टू द ऑडिटी इन द क्लोजिंग मीटिंग। ठीक है ना। क्लोजिंग मीटिंग में ये चीज़ें आपने कंसल्ट करनी है, आपने डिस्कस करनी है अपनी ऑडिटी के साथ। Advising that the audit evidence collected was based on a sample of the information available and is not necessarily fully representative of the overall effectiveness of the auditing process। कि जब अगर आपने सैम्पलिंग की है, ठीक है ना, 100 फायर सिलेंडर्स मौजूद थे, 3 चेक किए आपने, ओवरऑल आपको एक सेंस बना कि बाकी ठीक होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने ये चीज़ उसको कन्वे कर देनी है कि भाई ये हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 सैंपल चेक किए हैं, रैंडम चेक किए हैं, हालांकि अपनी तरफ से मैंने सैम्पलिंग ठीक की है, लेकिन मे बी उसमें हो सकता है जो सैंपल मैंने चेक किया उससे अगला सैंपल जो है वो अपडेटेड ना हो, वो ठीक ना हो। तो मतलब है कि ये चीज़ आपने उसको कन्वे कर देनी होती है, दी मेथड ऑफ रिपोर्टिंग।
रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, क्लोजिंग मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस होती है, हाउ द ऑडिट फाइंडिंग शुड बी एड्रेस्ड बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रोसेस, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट एडिकेटली एड्रेसिंग द ऑडिट फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स हैं अगर उनको ऑडिटी ने एडिकेटली एड्रेस नहीं किया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कि आपका कंक्लूजन में फिर आप रिमार्क्स लिखेंगे ना, आप उसको फेल कर देंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन इन सच ए मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड एंड एक्नॉलेज बाय द ऑडिटीज मैनेजमेंट, ठीक है। आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, जो उस तरह उनको प्रेजेंट करते हैं कि वो मतलब उसको समझ लें, उसको समझ सकें कि ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होके आ रही है कि हमारा ओवरऑल ऑडिट जो है उसकी इफेक्टिवनेस या इस मैनेजमेंट सिस्टम की कैसी है। Any related post-audit activities, implementation and review of the corrective actions, addressing audit complaints, appeal process, etc. Post-audit activities भी होती हैं, मतलब जो डिटेल ऑडिट्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि मतलब अगर आपने उनको डेफर कर दिया है किसी नॉन कंफर्मिटी को फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, 10 दिन हफ्ता के लिए, तो वो उसके बाद आपने मतलब उसके ऊपर दोबारा कैसे उसको रिव्यू करना है, ठीक है ना। अगर ऑडिटर के पास कोई राइट ऑफ अपील है, आपने जो फाइंडिंग निकालनी है, क्योंकि आप एज ए ऑडिटर जब आप चेक करते हैं चीज़ों को तो फिर उसमें फाइंडिंग्स तो आपने निकालनी होंगी ना, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, कुछ आपकी कंफर्मिटीज होंगी, कुछ नॉन कंफर्मिटीज होंगी, कुछ रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट होगी, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं। ये चीज़ें ऑन ग्राउंड एक रिपोर्ट की फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है जी। अब प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें फिर जब आप ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑडिट रिपोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपकी बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो आपने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या इसको कम्युनिकेट करना है तो उसके ऊपर बड़ी केयर करनी पड़ती है। जो मुतलका आपकी मैनेजमेंट है, जिनको जितना पार्ट आपने कुछ मतलब ऑडिटी ऐसे होते हैं जिनको आपने सिर्फ फाइंडिंग्स देनी होती है, कुछ को आपने जो नॉन कंफर्मिटीज की डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना। तो ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेशन इज ए क्रिटिकल थिंग, ठीक है। अब हम कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट पे आ गए हैं जी। द ऑडिट इज कंप्लीटेड व्हेन ऑल प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज हैव बीन कैरिड आउट or as otherwise agreed with the audit client, there might be an unexpected situation that prevents the audit being completed according to the audit plan, ठीक है ना। जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है एक्सीडेंटल कि आपका जो ऑडिट है वो कंप्लीट ना हो सके आपका जो ऑडिट प्लान है उसके मुताबिक, तो उसमें ऑडिट रिस्क होता है वो, ठीक है ना। तो उसकी जो है ना मतलब उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑडिटी के साथ होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ऑडिट शुड बी retained or disposed of by agreement between the participating parties and in accordance with the audit program and applicable requirement, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस कंपनी की, ठीक है ना, आपने तो उनका सारा रिकॉर्ड अपने पास रिटेन कर लिया ना। तो अगर आपको वो कंपनी कितने टाइम तक अलाउ करती है कि आप इसको रिटेन कर सकें, या उनकी कोई पॉलिसी है कि वो वापस आप उनको प्रोवाइड करें या उनको डिस्पोज कर दें, तो वो जो एग्रीमेंट आप उसका ऑडिटी के साथ होगा उसके ऊपर आप अमल करेंगे, ठीक है ना। अनलेस मतलब देखें, जो रफ वर्क होता है वो तो रफ वर्क होता है ना, मेन चीज़ तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट को बनाने के लिए जितने भी आप नोट्स लेते हैं, रफ वर्क करते हैं, रिव्यू करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है ना, वो सारी, या कोई प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लेते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल आ जाता है उस कंपनी का, ठीक है ना। उनके राज पता चल जाते हैं आपको, तो उनको डिस्पोज करना फिर अगर उस कंपनी की पॉलिसी है तो ज़रूरी हो जाता है। Unless required by law, the audit team and the individuals managing the audit program should not disclose any information obtained during the audit or the audit report to any other party without the explicit approval of the audit client and where appropriate the approval of the audit team. If disclosures of the contents of an audit document is required, the audit client and auditee should be informed as soon as possible, ठीक है ना। मतलब कोई अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई आपने उसका कोई सीक्रेट है, बिजनेस सीक्रेट है, उसको अगर उसको वेरीफाई करने के लिए उनके साथ एक्सचेंज करना है उस इंफॉर्मेशन को, तो पहले आप उस ऑडिटी की अप्रूवल लेंगे, ठीक है ना।
Lesson learned from the audit can identify risks and opportunities for the audit program and the auditee. ये ना, अब जब आपने कंक्लूजन निकाल लिया तो उसमें आप एक पैराग्राफ लेसन लर्न का भी डाल सकते हैं, या ना भी डालें तो प्रोफेशनली जरूरी नहीं है कि वो लेसन लर्न आप डालें, वो ऑडिटी उससे एक्सट्रैक्ट करता है कि इस ऑडिट के दौरान हमारे लेसन लर्न क्या है, क्योंकि उसमें आपने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट किया होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए हुए होते हैं, तमाम प्रोसीजर चेक किए हुए होते हैं, तो आप उसकी फाइंडिंग्स निकालने के बाद जब कंक्लूजन निकालते हैं, फाइंडिंग्स बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप इन डिटेल तमाम जो वहाँ पे क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसकी डिटेल मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो लेसन लर्न फिर इसीलिए होते हैं कि ऑडिटी अगर अपने आप को, मिसाल के तौर पे कंक्लूजन में आ गया जी आपका मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर लेसन लर्न है ना ये आपके लिए। तो आइंदा के लिए आप उन पॉइंट्स को इम्प्रूव करें जहाँ पे वीकनेस है आपकी। कंडक्टिंग ऑडिट फॉलोअप, फॉलोअप जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, बेसिकली ये होता है कि जब आप ऑडिट परफॉर्म कर लेते हैं, कंक्लूजन्स आपका निकल आता है, आपकी रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है ना, लेकिन अभी तक आप उस रिपोर्ट को फाइनल नहीं करते। आपने अभी तक वो मैनेजमेंट को फाइनल रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की, साइन नहीं की, आप उसकी एविडेंस मतलब उसकी फाइंडिंग्स आप उनको कन्वे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने साइन नहीं की। आपने मतलब कोई नॉन कंफर्मिटी हुई क्लोजिंग मीटिंग के दौरान में उनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ ऑडिटी के कि जी ये जो प्रोसेस है इसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं इतने दिन के अंदर, ये कंट्रोल मेजर्स आपने आइडेंटिफाई किया है जो कि ऑन ग्राउंड नहीं था, हम इसको कर लेते हैं, हमें टाइम दे, ठीक है ना। तो वो अगर एग्री कर जाते हैं आप और आप ऑडिटी, तो आप उनको हफ्ते का टाइम दे देते हैं, हफ्ता वेट करते हैं, दोबारा उसको रिव्यू करते हैं, अगर तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंस आपको रिसीव हो गया, तो आप उसको हटा देते हैं और ऑडिट को पास करके क्लियर करके फाइनल रिपोर्ट साइन करके मैनेजमेंट को आप प्रोवाइड कर देते हैं। सो जिनमैन, क्वेश्चन एंड आंसर तक हम आ गए हैं, तो काफ़ी डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको ब्रीफ किया। ड्यूरिंग मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका कोई सवाल है या क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये हम आ गए हैं इस सेगमेंट में, तो काइंडली जाग जाएं और मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, और कहाँ पे आपको कोई डाउट हुआ, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं उस चीज़ को, या कोई क्वेश्चन पूछें या कोई कमेंट्स, या जिस जो भी आप अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, तो यू आर ओपन एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। जी, कौन कौन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम जी। समर है, असद है और मोहम्मद ताहिर, तीनों माशाल्लाह मौजूद हैं। जी समर, आपने माइक ओपन किया। जी सर, आज आप माशाल्लाह आपने काफ़ी तफसील के साथ जो है ऑडिट एक्टिविटी को, उसकी प्रीरिक्विजिट्स को, ड्यूरिंग दी ऑडिट, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसके लिए जो वॉच आउट्स हैं, उसके लिए कौन कौन से मामलात में एहतियात बरतनी होती है, कहाँ पे लाइक दूसरों की कंफर्ट जोन या उनका उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी कहाँ कहाँ देना है, उन एरियाज पे भी आपने बड़ी अच्छे अंदाज से बात की। और फिर ये कि असल में ये क्योंकि इंसान के साथ इंसान का एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को देखते हुए कि दूसरे भी इंसान ही है, उनकी जगह पे अपने आप को रख के मतलब सोचते हुए फिर उनके साथ डील करना, जी और उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, और उनके उनकी जो सिचुएशन को समझते हुए फिर आगे लेके चलना। और फिर उसमें ये कि डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह देखना है, अपनी चीज़ों को किस तरह कवर करना है, ये काफ़ी माशाल्लाह तफसील से आपने सारी और एक्टिविटी की जो एक्चुअल वो एक पहले पिक्चर हो रही होगी वो पूरी ज़हन में आना शुरू हो जाती है, इस तरह से जिस तरह आपने माशाल्लाह बताया। बहुत अच्छा बताया आपने माशा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली बिल्कुल आपने करेक्ट बात की कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें ऑडिट के जो प्रिंसिपल है ना, और ऑडिटर की जो एथिक्स हैं इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जब प्रिंसिपल्स को आप जहन में रखते हैं ना, तो फिर आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है उसमें रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। अगर आपने एक अच्छे प्रोफेशनल ऑडिटर बनना है, तो आपको फिर जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना इनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये जो ऑडिट का स्टैंडर्ड है, ये आईएसओ का ऑडिट स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको कंडक्ट ऑफ द ऑडिट के से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया आज की क्लास में, ठीक है ना।
ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। अगर आप ये अपने अंदर पैदा कर लेंगे ना, तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर में जाएंगे। मतलब अगर आप लोकल जो ऑडिट की हमारी ट्रेडिशंस हैं, आपने उनको फॉलो नहीं करना, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बड़ी अजीब अजीब किस्म की रवायात हैं। यहाँ पे ऑडिटर को समझा जाता है कि पता नहीं कोई गुंडा आ गया ना और या फिर वो कोई पता नहीं कोई बड़ी पहुंची हुई चीज़ आ गई है। उसके लिए जो है ना, बजाय इसके कि वो जो ऑडिटी है या वो जो मैनेजमेंट टीम है या वो जो फर्म है, बजाय इसके कि वो अपने मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करें, वो उस ऑडिटर को राम करने में लग जाते हैं कि यार इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको एयरपोर्ट से लेके आना है, बेहतरीन गाड़ी दो, इसको अच्छा कमरा दो, इसको खाना पीना दो, इसको घुमाने फिराने ले जाओ, इसको ये करो, उसको वो करो, ताकि इसका टाइम जो है ये एक्चुअल जो सिस्टम को इसने ऑडिट करना है उसकी तरफ कम जाए और ज़्यादा ध्यान इधर उधर रहे। और फाइनली फिर हमारी मर्जी के मुताबिक सब अच्छा की रिपोर्ट दे के चला जाए। ये बददियानती है, डिसऑनेस्टी है, इसको प्रोफेशनलिज्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना। आपने मतलब पोलाइट भी रहना है ऑडिटी के साथ, लेकिन आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं आज की क्लास में, उनको फुलफिल भी करना है। ठीक है ना। लड़ना भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं करना है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है। कहीं लालच में नहीं आना, कहीं आपने किसी किस्म की बाइसनेस में नहीं आना। ठीक है ना। कहीं पे भी आपने प्रोफेशनलिज्म का जो पल्लू है उसको नहीं छोड़ना। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आप इनको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करेंगे। जब आप चला अपनी फील्ड में काम करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें फिर टाइम टू टाइम जब इस तरह की सिचुएशन फेस करेंगे ना, तो आपको मेरी बातें उस वक्त याद आएंगी। ठीक है ना, कि फलां सर ने हमें फलां टाइम पे ये बात की थी कि यार इस सिचुएशन में ये वाला काम आपने करना है और ये नहीं करना। ठीक है ना। तो अगर आप प्रोफेशनलिज्म के साथ जुड़ के रहेंगे सही, और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, तो मतलब है कि आप फिर एक अच्छे प्रोफेशनल ऑडिटर तभी कंसीडर होंगे। वरना फिर आप एक वो कुएं के मेंढक की तरह अपने ही लोकल इन्वायरमेंट में, मतलब आप एक गुंडे की शक्ल तो इख्तियार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑडिटर का आपको पता है ना यह क्या कंसेप्ट होता है। आपने भुगते भी होंगे, ऑडिट हो सकता है करवाए भी हों या देखे भी हों। तो यहाँ पे तो कंसेप्ट ही बड़ा अजीब सा है ना, कि मतलब ऑडिटर आ गया, पता नहीं कोई पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, डंडे मारेगा हमें, भागो छुपो, ये डॉक्यूमेंट छुपाओ, ये कवर करो, वो कवर करो। ठीक है ना। दैट शुड नॉट हैपन। ऑडिट शुड बी कंडक्टेड इन ए नॉर्मल एंड नेचुरल वे। ठीक है ना। बेसिक मकसद क्या होता है? बेसिक मकसद क्या होता है कि ऑडिट के जरिए आप उसकी वीकनेसेस, उस कंपनी की जो कि इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप ये बड़ा एक अगर अच्छी मैनेजमेंट हो ना, तो वो इसको बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लेती है कि यार ये हमारी जो खामियां हैं इनको, हमें जो हमारी नज़रों से ओझल थी, वो हमें आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर आपकी वो वीकनेस आपके सामने ही नहीं आएगी, तो आप फिर हो सकता है वो एक वक्त में वो छोटी वीकनेस हो, लेकिन इन द मीन वाइल अगर आपने टाइमली उसको कंट्रोल नहीं किया, तो वो एक बड़ा डिजास्टर बन जाए आपके लिए, बड़ा हादसा बन जाए आपके लिए। और जहाँ पे थोड़ा लॉस होना है, वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। सिर्फ क्या है कि आपकी चीज़ों को हाइड करने की वजह से, आपकी चीज़ों को नॉन प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने की वजह से। तो इसलिए जो प्रोफेशनल नॉर्म्स हैं उनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ट्रेनिंग दी है मैंने, ताकि आप जब प्रैक्टिकली कल इंशाल्लाह देखिएगा, कल जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर कल आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट भी हम तैयार करेंगे आपके साथ मिलके, और आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मैं दूंगा। ठीक है ना। उसके लिए भी आप जहनी तौर पे तैयार रहें। आपने एक प्रॉपर ऑडिट की एक्टिविटी प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करनी है। ठीक है ना। उसकी पहले मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा, पहले मैं आप उसको उससे रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन भी दूंगा, और उस एक आध एक्टिविटी आपको करके भी दिखाऊंगा, आपके साथ मिलके करूंगा। फिर वो आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको समझाऊंगा भी, उसकी पूरी ब्रीफिंग भी दूंगा। मेरा मकसद मतलब आपको कोई खुदा ना खास्ता फेल करना या लेट डाउन करना कभी भी नहीं होता मेरा किसी लर्नर। मेरा मकसद होता है उसको ट्रेन करना। ठीक है ना। उसको मोटिवेट करना, उसको मतलब इतना इस सेंस में लेके आना कि यार वो खुद फील करे कि यार यस आई हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ ऑल दीज थिंग।
ठीक है, वो खुद इंटरेस्ट ले, वो खुद मुझसे पूछे। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ओपन रखी हुई हैं, कोई मैंने इसमें किसी किस्म की कभी वो नहीं की कि यार ये वाली मतलब डॉक्यूमेंट उसको क्यों चला गया है तो इधर उधर, ये ऐसी मतलब आई थिंक दीज आर नॉट द मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स के। मतलब आप इल्म को रोकें, आप इल्म को बढ़ाएं, इसको स्प्रेड करें जितना मुमकिन हो सकता है। सो एनीवन एल्स, कोई और आप में से? जी समर ने तो बड़ी अच्छी अपनी पार्टिसिपेशन दे दी। अच्छा जी, मोहम्मद ताहिर लतीफ़ ने थैंक्स कर दिया। सो नाइस ऑफ यू जी। अच्छा, असद रहमान आप हैं मौजूद? जी असद, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अगर आपने कुछ बात पूछनी है या अपनी कोई बात करनी है तो कर लें, वरना फिर हम इस क्लास को। जी जी सर। जी असद, आप कोई पूछना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं, चले ठीक है। सो मैन, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। इंशाल्लाह कल भी हमारा कम्प्रिहेंसिव सेशन होगा। कल हम आज तो हमने ऑडिट कंडक्ट किया, कल हम इस ऑडिट की रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना? आपके साथ मिलके बनाऊंगा मैं। आपको ऑडिट के तमाम कंटेंट्स, उनके अंदर किन बातों का ख्याल रखना है, किन का नहीं रखना, कैसे वो रिपोर्ट बनानी है, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह कल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? सो गुड लक एंड गुड नाइट, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।